हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को अमेरिकी संविधान के विकास के जो चरण हैं उनके बारे में बताया था। अमेरिकी संविधान का अध्ययन हम हमारे विषय में क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि अमेरिकी संविधान संघात्मक व्यवस्था का एक आदर्श रूप है और सबसे पहले लिखित संविधान विश्व में किसी व्यवस्था में अपनाया गया था तो वो अमेरिका का संविधान ही था। सबसे प्राचीन संविधान अगर हम पढ़ते हैं तो हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने ब्रिटेन का संविधान आप लोग को पढ़ाया था तब बताया कि ब्रिटेन का संविधान लिखित स्वरूप में नहीं होकर बल्कि विकास का परिणाम है। और अमेरिकी संविधान जो है पहला लिखित एवं निर्मित संविधान है। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली आती है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है और उसकी प्रमुख विशेषता है कि विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान भी है कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। इसकी संक्षिप्तता इतनी अधिक है कि इसमें कुल 40 पन्ने हैं, छपे हुए पन्ने हैं, उनको थोड़े से समय में ही पढ़ा जा सकता है। अगर भारत के संविधान से इसकी तुलना करें तो भारत का संविधान इसके समक्ष बहुत लंबा और बहुत व्यापक संविधान है। अमेरिका का संविधान सब काट छाँट कर भी संसार के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिकी संविधान की सर्वश्रेष्ठता इस रूप में देखी जा सकती है कि संविधान लागू हुआ और वर्तमान समय में 225 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में अभी तक इसमें मात्र 27 संवैधानिक संशोधन ही हुए हैं। यानी पुरातन संविधान होते हुए भी जब ये संविधान लागू हुआ था तब अमेरिका एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था और वर्तमान समय में अमेरिका विश्व की औद्योगिक महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन संविधान जो है वो अपने स्वरूप को बनाए हुए है और बहुत अधिक संशोधन भी संविधान में नहीं हुए। अगला आता है लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास। लौकिक प्रभुसत्ता से आशय है कि संविधान का जो उद्देश्य है, संविधान का जो निर्माण है वो जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया है और इस आधार पर ये माने तो संविधान का आधार जनसत्ता है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जब हम प्रमुख विशेषता पढ़ते हैं तो हम उसको जनता का शासन ही कहते हैं कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा इस सरकार का चयन किया जाता है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो पूरी तरह से जनतंत्रीय संविधान है कि इसमें जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया गया है। अगला है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन से आशय किस देश को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, जहाँ पर कि शासन का जो प्रधान होता है वो पैतृक रूप से अपना पद ग्रहण नहीं करता है बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन सत्ता का संचालन किया जाता है। उसे हम गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन से अगर इसकी तुलना करें तो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राजा का जो पद है या शासन के प्रमुख का जो पद है वो पैतृक है और वहाँ पे उन जनता का उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन अमेरिका में राज्याध्यक्ष शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और इसी तरह से अमेरिका के राज्यों में भी जो गवर्नर हैं वो भी सब, उनके भी पद जो है वो निर्वाचित है, कोई भी वंशानुगत रूप से अपने पद को ग्रहण नहीं करता है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि संविधान और उसके बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की हुई सभी संधियां या जो भविष्य में की जाएंगी देश का सर्वोच्च कानून होगा। प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। यानी अनुच्छेद 6 में, अभी मैंने आप लोग को बताया कि अमेरिकी संविधान में कुल अनुच्छेद 7 हैं, उसमें से 6ठे अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुसार बनाए हुए सभी कानून सर्वोच्च होंगे और जितनी भी तरह के कार्य देश के अंदर किए जाएंगे वो सब संविधान के अधीन होकर ही कार्य किए जा सकते हैं। अगला है कठोर संविधान।
मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान। लचीला संविधान जिसमें कि संवैधानिक कानून और साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक ही होती है और संविधान में संशोधन बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो संविधान लचीला संविधान कहलाता है। और विश्व में सबसे अधिक लचीला संविधान जो है वो कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कठोर संविधानों की श्रेणी में अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है और यही कारण है कि अमेरिका में संविधान लागू किए जाने से अब तक मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। अमेरिका में किसी भी संशोधन को पारित करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों, कांग्रेस क्या है अमेरिका के अंदर? वहाँ की संसद, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो संविधान में संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव को पास करें और राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करें। यानी किसी भी संशोधन प्रस्ताव को पारित होने के लिए क्या है कि संसद के यानी कांग्रेस के दोनों सदन पहले उस संशोधन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करें और उसके बाद वो संशोधन प्रस्ताव पारित होने के लिए कहाँ पर जाता है? राज्यों के विधानमंडलों के पास जाता है और राज्यों के विधानमंडलों में से भी 3/4 विधानमंडलों का समर्थन उसमें होना आवश्यक है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं तो कम से कम 37 राज्यों का समर्थन किसी भी संशोधन प्रस्ताव के लिए पास होना आवश्यक है, तभी वहाँ पे कोई भी संवैधानिक संशोधन को पारित माना जाता है। इसी कारण से संशोधन प्रक्रिया इतनी अधिक जटिल होने के कारण अमेरिकी संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। अगला आता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस शासन व्यवस्था में संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा शक्ति विभाजन और तीसरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी जिन भी देशों के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से, ये 3 तत्व मुख्य रूप से होते हैं कि उस देश का संविधान लिखित संविधान हो, दूसरा शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर शक्ति विभाजन हो और तीसरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। और ये तीनों ही विशेषताएं जो हैं वो अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था में विद्यमान है। अमेरिका का जब निर्माण हुआ था या अमेरिका में संविधान जब लागू किया गया था तो अमेरिका में तब 13 राज्य हुआ करते थे और वर्तमान समय में वहाँ पर 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघात्मकता को और अधिक मजबूत करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों को दी गई है। यानी राज्यों के अपने संविधान तो हैं ही, लेकिन केंद्रीय संविधान में या संघीय संविधान में परिवर्तन करने के लिए राज्यों के विधानमंडलों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। यानी बिना राज्य विधानमंडलों की भूमिका के अमेरिकी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषता आती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसमें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर पृथक होकर कार्य करती हैं और जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अमेरिका में व्यवस्थापिका जो है वो कौन है? वहाँ की कांग्रेस है और कार्यपालिका कौन है? वहाँ का राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकती है और राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है और उसी के नाम से सारे देश का शासन चलता है और वास्तविक शासन शक्तियों का जो प्रयोग है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता से आशय है कि जैसे ब्रिटेन में हमने पढ़ा कि संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है और ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके विपरीत अमेरिका में संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। वहाँ के न्यायालय संविधान विरुद्ध बनाए गए कांग्रेस के कानूनों को, जो भी कांग्रेस कानून पारित करती है, वो कांग्रेस जो भी कानून पारित करती है अगर वो संविधान के विरुद्ध है
तो संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से आशय है कि जैसे शब्द से स्पष्ट है कि शक्तियों को अलग अलग अंगों को या शासन शक्तियों को अलग अलग भागों में विभाजित करना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था और ये सिद्धांत मुख्यतः क्यों लागू किया गया था, ताकि शासन और शक्तियों के में किसी भी अंग में निरंकुशता पूर्वक वो कार्य ना करे या शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। इस कारण से वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और किसी भी अंग को दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगला है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण और संतुलन से आशय है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया जाता है तो एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी अंग का एक निरंकुश व्यवहार हो सकता है या कानून के विरुद्ध जाकर वो कार्य कर सकता है या संविधान का उल्लंघन वो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे को उनके कार्यों में कुछ सीमा तक रोकने का या नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, जिसको कि वहाँ पे नाम दिया गया है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतः पृथक अथवा स्वतंत्र न बन सकें, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव ही था और न उचित। अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किए। इन संबंधों को स्थिर करने में उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। अगला है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र से आशय क्या है? नागरिकों को जो मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से दिए जाते हैं उन्हें हम अधिकार पत्र कहते हैं। अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायत भेजने के अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अमेरिका में प्रारंभिक में जो मूल संविधान था उसमें अधिकार पत्र का उल्लेख नहीं किया गया था या नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और अगला आता है दोहरी नागरिकता। किसी भी व्यक्ति को जिस भी देश में वो निवास कर रहा है उस देश की नागरिकता उसको प्राप्त होनी चाहिए। अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। यानी दोहरी नागरिकता से आशय कि जो भी व्यक्ति अमेरिका का निवासी है उसको अमेरिका के साथ साथ जिस राज्य में वो निवास कर रहा है उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होना भी आवश्यक है।